नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा कर रहे थे, जहां हमने हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक इतिहासकार हुए हैं और उनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों पर चर्चा की थी। जहां सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में नाम आता है गारसा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था इस्तुआर द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। तत्पश्चात हम शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज की बात करते हैं और तीसरे नंबर पर आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम, जिनके इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद भी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तत्पश्चात हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी, जिनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सबसे ऊपर आता है। शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से यह जो ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया गया था। शुक्ल जी का साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण था और यह सुस्पष्ट दृष्टिकोण से संबंधित जो इनकी पंक्तियां हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमें भी इसे याद रखना चाहिए। शुक्ल जी का मानना था, शुक्ल जी ने यह सिद्धांत स्थापित किया था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कहने का आशय है कि शुक्ल जी ने जो एक बात कही है इन अपने इस दृष्टिकोण में कि जो हम साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं तो साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन विवेचना हमें तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में करनी चाहिए और शुक्ल जी ने प्रत्येक कालखंड की तत्कालीन परिस्थितियों का सम्यक विवेचन करते हुए ही तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की है। शुक्ल जी का जो अन्य महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इस इतिहास ग्रंथ को लेकर वह है काल विभाजन। यद्यपि इनसे पूर्व जो 4 इतिहासकार हुए हैं उसमें से प्रारंभिक 2 गारसा द तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। तत्पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने काल विभाजन का प्रयास किया था किंतु वे अधिक सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले शुक्ल जी का ही काल विभाजन महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। हम सभी जानते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, किंतु शुक्ल जी ने इनका नामकरण अलग अलग किया था। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया है। तत्पश्चात दूसरे नंबर पे पूर्व मध्यकाल जिसे इन्होंने भक्तिकाल का ही नाम दिया है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम। चौथा जिसे हम आज आधुनिक काल के नाम से जानते हैं उसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहना अधिक उचित समझा है। और शुक्ल जी ने यह जो काल विभाजन किया है इन्होंने समय सीमा भी बताई है। आदिकाल का समय इन्होंने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक माना है। विद्यार्थियों, यहाँ आपको यह जो समय सीमा दी गई है इसके संबंध में आप ये ध्यान रखिए, शुक्ल जी के जितने भी सन हैं वह विक्रम संवत में दिए गए हैं, ना कि ईस्वी सन में। शुक्ल जी ने यह जो काल विभाजन किया है इस काल विभाजन का एक सुस्पष्ट आधार लेकर वो चले हैं। उन्होंने अपने काल विभाजन के 2 आधार माने हैं, एक तो है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरी है ग्रंथों की प्रसिद्धि, यानी जिस कालखंड में इन्हें एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर ही प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया और प्रधान प्रवृत्ति के लिए इन्होंने लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को आधार बनाया है।
शुक्ल जी का यह जो काल विभाजन है यह अपनी सरलता और स्पष्टता के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ। परवर्ती इतिहासकारों ने भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लगभग इसी को आधार मानकर ही अपना काल विभाजन और विभिन्न कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। सबसे अधिक आपत्ति शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम पर हुई थी। बाकी जो अन्य कालों के नामकरण हैं वह लगभग इतिहासकारों ने वैसे ही स्वीकार किए हैं। शुक्ल आज हम जो भक्ति काल की बात करते हैं विद्यार्थियों, और हम पढ़ते हैं भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में विभक्त किया जाता है, निर्गुण और सगुण। उसके पश्चात हम निर्गुण और सगुण की भी पुनः दो दो उपशाखाएं देखते हैं। तो यह जो भक्ति काल का विभाजन किया गया है यह भी सबसे पहले शुक्ल जी के द्वारा ही किया गया है। इसी प्रकार रीति काल के अंतर्गत हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को पढ़ते आ रहे हैं। तो यह कवियों का वर्गीकरण भी शुक्ल जी की ही देन है। शुक्ल जी ने ही अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में यह विभाजन किया है। शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यह उस समय की बात है जब हिंदी में अनुसंधान और आलोचना का श्री गणेश हुआ था। कहने का आशय है कि बहुत सारी प्रमाणिक सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो अनेक अप्रमाणिक सामग्री को भी प्रमाणिक मान लिया गया। यही कारण है कि अनेक विवादास्पद प्रश्न अनसुलझे हुए थे और वह भविष्य में विवादित होते चले गए। शुक्ल जी ने यद्यपि व्यापक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विवेचन पद्धति और सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति के बल पर जो निष्कर्ष निकाले हैं उन पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाना असंभव है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करके एक मानदंड प्रस्तुत किया, प्रवृत्तिमूलक इतिहास प्रस्तुत किया। कवियों की जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया, अपितु उन्होंने कवियों की जो काव्यगत प्रवृत्तियां हैं उनको अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि इन्होंने मिश्र बंधुओं ने इससे पूर्व जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उन्होंने लगभग 5000 कवियों का उसमें उल्लेख किया है। वहीं शुक्ल जी लगभग 1000 कवियों तक ही सीमित रह गए थे। शुक्ल जी नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रौढ़ विवेचना शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि ऐसी थी, इसी कारण कि वे ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर पाए जो आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मील का पत्थर माना जाता है। अब हम बात करें इनके आलोचक रूप की या लेखक रूप की, तो इतिहास लेखक के रूप में तो शुक्ल जी निश्चित रूप से सबसे ऊपर आते हैं। अब कहीं कहीं इनका जो आलोचक रूप है वह प्रखर हो गया है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो शुक्ल जी स्वयं तुलसी जी के प्रति अधिक आस्था रखते थे, तो तुलसी जी के प्रति अत्यधिक मोह के कारण ही यह कबीर के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। 1929 ईस्वी में जब यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया था तब इतना अनुसंधान आलोचना नहीं हुई थी। उस समय अनुसंधान और आलोचना का श्री गणेश ही हुआ था। तो अब तक जो इतना लंबा समय व्यतीत हो गया है तो उसमें पर्याप्त अनुसंधान हिंदी के क्षेत्र में हुए हैं। यदि उन निष्कर्षों का समावेश हम इस ग्रंथ में कर देते हैं तो यह हमारे लिए और भी अधिक उपयोगी साबित होगा। अब हम बात करें शुक्ल जी के पश्चात अगले इतिहासकार की बात, तो उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्हें हम हिंदी जगत में एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में अधिक जानते हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। इनका जो एक भाग है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह 1938 में प्रकाशित हो चुका है और जिसमें इन्होंने 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड की विवेचना की है। वर्मा जी के इतिहास लेखन का प्रमुख आधार रामचंद्र शुक्ल जी का ही इतिहास ग्रंथ रहा है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, जैसे शुक्ल जी आदिकाल को वीर गाथा काल कहना अधिक उचित मानते हैं, वहीं राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहना अधिक उचित माना है। वर्मा जी कवि हृदय थे, अतः कवियों के मूल्यांकन में उन्होंने सहृदयता का अधिक परिचय दिया है। फिर भी यह ग्रंथ पर्याप्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ था। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है। यही कारण है कि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन देखने को मिलता है। शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में जिस व्यक्ति का नाम
सर्वाधिक आदर के साथ लिया जाता है या जिस विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया है, वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशेषकर आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। इतिहास से संबंधित इनकी जो पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई है उसमें है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। द्विवेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका यद्यपि पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, किंतु इसमें दिए गए जो लेख है यह एक प्रकार के, तो यह स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री और नई व्याख्या प्रस्तुत करने वाले हैं। द्विवेदी जी शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से सहमत नहीं थे, जैसे कि सबसे पहला आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे आदिकाल कहना ही उचित मानते हैं। दूसरा, जिस ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है, उन ग्रंथों की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लगाया था। दूसरा आता है भक्ति काल, यानी भक्ति आंदोलन के उदय का कारण शुक्ल जी क्या मानकर चलते हैं, हिंदू जाति की निराशा को मानकर चलते हैं। द्विवेदी जी ने इसका भी पुरजोर खंडन किया और वे ये मानकर चलते हैं कि भक्ति का उदय इस्लाम के प्रभाव से नहीं हुआ है। यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भी इस आंदोलन का आना तय था। द्विवेदी जी ने अत्यंत शोधपूर्ण मनन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदी जो संत काव्य है वह पूर्ववर्ती यानी आदिकाल में जो नाथ सिद्ध हुए थे उन नाथों और सिद्धों के साहित्य का ही सहज विकसित रूप है। और इसी प्रकार शुक्ल जी ने जो तुलसी जी के अत्यधिक मोह के कारण कबीर के साथ न्याय नहीं कर पाए थे, तो कबीर को हिंदी साहित्य में फिर से आदर दिलाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। अब हम बात करें हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। तो यह जो एक विशाल ग्रंथ है यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, अपितु 100 शताधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है। यही कारण है कि इसमें शैली की एक रूपता नहीं है, क्योंकि यह अत्यधिक शताधिक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। फिर भी इस इतिहास का जो मुख्य ढांचा है वह शुक्ल जी ने जिस हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसी पर आधारित है। तो जो मूल ढांचे के गुण दोष है उसका इस नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में उन गुण और दोषों का व्याप्त रहना स्वाभाविक सी बात है। फिर भी हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित करके उसे श्रृंखलाबद्ध कर देने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है। अब हम बात करें तो कुछ ऐसी रचनाएं भी हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मिलती है जिसमें इतिहासकारों ने या यूँ कहें विद्वानों ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं बल्कि उसके किसी एक पक्ष को लेकर अनुसंधान किया है। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे टिक्कम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, मोतीलाल मेनारिया द्वारा रचित राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य इत्यादि प्रमुख हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, जिनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और जिसकी रचना 1965 ईस्वी में की गई थी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया था और हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 3 ही कालखंडों में विभक्त किया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल और मध्यकाल को उन्होंने फिर से 3 प्रकार के काव्यों की रचना को उसके अंतर्गत स्वीकार किया है, धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राज्याश्रित काव्य। आधुनिक काल का विकास वे स्वतंत्र रूप से मानते हैं, अतः उसमें इस प्रकार की काव्य परंपराओं का समावेश नहीं है। किस प्रकार की काव्य परंपराओं का? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 ही कालों में विभक्त किया है, प्रारंभिक,
मध्यकाल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रारंभिक काल और मध्यकाल में तो उन्होंने तीन तीन प्रकार की काव्य रचनाएं मानी है, धर्माश्रित, लोकाश्रित और राजाश्रित। तो इनका अभाव वह आधुनिक काव्य में मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट होता है विद्यार्थियों कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा किया गया था, वह अब तक पुनर्जीवित है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जिन जिन इतिहास ग्रंथों की रचना की है, वे सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध प्रश्नों को, विविध आयामों को प्रकाश में लाने हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यह परंपरा अभी और आगे विकसित होगी और हिंदी साहित्य की नवीन सामग्री को प्रकाश में लाकर अध्येताओं के सामने हिंदी के जो सुसमृद्ध वाङ्मय है उसे प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ एक चार्ट के रूप में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं विद्यार्थियों। प्रारंभिक इतिहासकार गार्सा द तासी से लेकर जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के नाम, सन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस सारणी में प्रस्तुत हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।